नमस्कार, मैं डॉक्टर डी.एस. चौहान। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले कुछ वीडियो में हम भारत में ऊर्जा संसाधन और खनिज संसाधनों की बात कर रहे थे। इस वीडियो से हम भारत में औद्योगिक स्वरूप के विकास का अध्ययन करेंगे। पर्टिकुलर हम इस वीडियो में बात करें तो भारत में औद्योगिक विकास किस तरह से हुआ और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, उस पर हम डिटेल में चर्चा इस पर करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके अंत में कुछ आपके लिए सवाल भी हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि उद्योग क्या होता है। तो हम जनरली ऐसा कहते हैं कि द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन फैक्ट्री, किसी कारखाने में किसी वस्तु का निर्माण करना। कारखाने में वस्तु के निर्माण करने का मतलब है कि हम कच्ची सामग्री यानी कि रॉ मटेरियल लेते हैं और उसको फिनिश्ड गुड में बदल देते हैं, पक्के सामान में बदल देते हैं। कच्चे सामान की जो कीमत होती है वो काफी कम होती है और उसकी उपयोगिता भी कम होती है। जब वो सामान फैक्ट्री में पहुंचता है और उससे चीजें बनती है तो वो चीजें हमारे लिए उपयोगी हो जाती है और इसीलिए उनकी कीमतें भी बढ़ जाती है। तो उसको हम इंडस्ट्री कह सकते हैं। इसको एक दूसरे शब्दों से भी डिफाइन किया जा सकता है, जो जो शब्द है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है वो तो है हाथों से किसी चीज का निर्माण करना, क्योंकि पहले जमाने में मशीनें नहीं हुआ करती थी तो सारा काम हाथों से ही होता था, तो मैन्युफैक्चरिंग वर्ड था। तो जैसे हम उदाहरण के लिए इस इमेज को देख सकते हैं, यहाँ ज्यादा मशीनरी इस्तेमाल नहीं हो रही है, हाथों से ज्यादातर काम हो रहा है, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग शब्द इस्तेमाल होता था। लेकिन बाद में फिर मशीनें भी आती गई तो उनके लिए भी फिर मैन्युफैक्चरिंग शब्द ही इस्तेमाल में लिया जाता है। तो आज ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग शब्द ही इस्तेमाल लिया जाता है, चाहे वो इस तरह की आधुनिक मशीनों से काम किया जा रहा हो। तो ये उद्योग है, मैन्युफैक्चरिंग है। बहुत सरल शब्दों में हम कहें किसी कारखाने में किसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कच्चा माल इस्तेमाल करके कुछ नई चीजें बनाई जाती हो, उनको हम उद्योग धंधे कहते हैं। अब सवाल यह है कि उद्योग धंधों की शुरुआत दुनिया में कहां से और कैसे हुई। इसके लिए कोई एक टाइमलाइन बांधना तो बहुत मुश्किल है, कब से एक शुरू हुआ होगा हम नहीं जानते। ऐसी कुछ तस्वीरें आपने भारत में देखी होगी जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो कुटीर उद्योग के रूप में हम इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की बात करें तो बहुत पुराना है, हजारों साल पुराना है। उसके अलग अलग स्वरूप हैं सब सब जगह पे, तो ये तो बहुत पुराना है, इसलिए इसकी कोई हिस्ट्री हम फिक्स नहीं कर सकते। पर शायद मानव सभ्यता के इतिहास के साथ साथ ही इसकी शुरुआत हो चुकी होगी, क्योंकि हम मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और ऐसी पुरानी सभ्यताओं की भी बात करते हैं तो उनमें ये कुटीर उद्योग चलते थे। आधुनिक उद्योगों की बात है तो इसमें भी कोई पिन पॉइंट बात करना कि कहाँ से शुरू हुआ बहुत मुश्किल है, लेकिन हम ये कह सकते हैं और ज्यादातर लोग इस बात को मानते हैं कि इसकी शुरुआत को कहीं न कहीं ब्रिटेन में या यूरोप हम कह सकते हैं और जेम्स वॉट से जुड़ जाती है। इनका जीवन काल 1737 से 1819 तक रहा और इन ये एक स्कॉटलैंड के इन्वेंटर, मैकेनिकल इंजीनियर और केमिस्ट थे। इन्होंने 1769 में 1769 में एक मशीन पेटेंट करवाई जिसको स्टीम इंजन कहते हैं, भाप की शक्ति भी इसको कहते हैं। तो यहाँ से फिर एक मशीनों के चलने का दौर शुरू हो जाता है और वो उद्योग धंधों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए हम कहीं न कहीं आधुनिक उद्योगों की जो शुरुआत है वो यूरोप से मानते हैं, और उसमें जेम्स वॉट का जो जो आविष्कार था उसका एक बहुत बड़ा रोल है। और फिर मशीनें आने के बाद में उद्योग धंधों ने तेजी से रफ्तार पकड़ी, क्योंकि हाथ से जब हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तो उतनी स्पीड नहीं होती, उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, लेकिन मशीनें रात दिन काम कर सकती हैं तो इस हिसाब से वो प्रोडक्शन बढ़ने लगा। अब हम इसके इसके विकास को थोड़ा समझे तो हम कहीं न कहीं ये मानते हैं कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से हुई। और उसकी शुरुआत कैसे हुई, हम उसको कई भागों में बांट सकते हैं, और मूलतः वो जो आधार है बांटने का वो कई आधार हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक एनर्जी को अगर हम आधार मानकर उसको बांटे तो पहला इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम मान सकते हैं 1765 से। अब आप देखिए 1769 और 1765, अब इस समय एनर्जी का मुख्य साधन क्या था, कोयला। फिर अगला स्टेप अगर हम देखें सेकंड रिवॉल्यूशन, तो वो 1870 से शुरू होता है और यहाँ फिर बिजली बनना शुरू हो जाती है, विद्युत जिसको हम कहते हैं। फिर गैस का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है, ऑयल, जो नेचुरल गैस, पेट्रोलियम जिसको हम कहते हैं, उसका उपयोग शुरू हो जाता है, बिजली बनना, जल विद्युत उत्पादन शुरू हो जाता है। तो एनर्जी के सोर्सेज कुछ बदल जाते हैं, तो उससे और औद्योगिक विकास तेज गति से होता है। पहले हम केवल कोयले पर डिपेंड हुआ करते थे। तीसरी कहानी शुरू होती है वो 1969 से शुरू होती है। अब यहाँ से परमाणु ऊर्जा का दौर शुरू हो जाता है, तो एक एनर्जी का और सोर्स बढ़ जाता है, तो उससे फिर उद्योग धंधों को काफी बढ़ावा मिलता है। और अभी लेटेस्ट हम देखें फोर्थ, वो अभी प्रेजेंट चल रहा है, जिसमें हम सोलर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और इस तरह के जितने भी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं वो एज ए सोर्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह से हम एनर्जी रिसोर्स को अगर देखें तो औद्योगिक विकास को इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन मोटा मोटा अनुमान ये है कि औद्योगिक क्रांति, आधुनिक उद्योगों की जो क्रांति है वो यूरोप में शुरू हुई
और वो जेम्स वॉट के इस आविष्कार के साथ जोड़कर देखा जा सकता है उसको। अब सवाल यह है कि भारत में इसका विकास किस तरह से हुआ, क्योंकि ओवरऑल हम भारत में औद्योगिक विकास अभी इस टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उसको हमें थोड़ा इतिहास में जाके समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री में भारत के अंदर क्या हुआ था और उसको हम किस तरह से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसको हम ईस्ट इंडिया कंपनी भी कहते हैं शॉर्ट में, उसका फॉर्मेशन होता है ब्रिटेन के अंदर सन 1600 में। इस कंपनी को काम दिया जाता है कि पूर्वी क्षेत्र जो है उससे व्यापार शुरू किया जाए। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये जो कंपनी है वो 24 अगस्त 1608 को भारत के सूरत बंदरगाह पर आती है और वहीं पर एक टेम्परेरी फैक्ट्री बना दी जाती है। और ये आए क्यों थे, इसका मुख्य उद्देश्य था व्यापार करना। और वो किन चीजों का व्यापार करना चाह रहे थे, इसमें मसाले हो गए, इसमें रेशम हो गया, कपास हो गया, नील जिसको हम कहते हैं, अफीम है, बाद में फिर चाय भी इसके साथ जुड़ जाती है, बहुत सारी चीजें जुड़ी बाद में। तो ये सारी चीजों का व्यापार करने के लिए ये सूरत आए और वहां एक उन्होंने अस्थायी फैक्ट्री बना दी। उस अस्थायी फैक्ट्री को फिर 1613 में, यानी कि 3-4 साल बाद में, 1613 के अंदर मुगल शासक जहांगीर की परमिशन लेकर उसको एक स्थायी फैक्ट्री में बदल दिया। अब कहने को तो ये फैक्ट्री है, मतलब हम कहें कि कोई चीजें बनाई जाती होगी इसमें, लेकिन उसमें बनाया कुछ नहीं जाता था, ये चीजें इकट्ठी करके बेचते थे, उसको वो कंपनी ही कहते थे, फैक्ट्री कहते थे उस समय। तो ये 1613 में पहला जो निर्माण है वो यहाँ पर सूरत के अंदर हुआ। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने विकास करना शुरू कर दिया और हम जानते हैं कि इतिहास में उन्होंने 3 बंदरगाहों को बहुत अच्छे से विकास किया, जिसमें से मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, क्योंकि इन बंदरगाहों से ही वो सारी चीजें इंग्लैंड को भेजा करते थे उस समय। तो ये सारी चीजें इन्होंने डेवलप की। उसमें से मुंबई की जो कहानी है वो बड़ी रोचक सी कहानी हम इसको कह सकते हैं कि उन्होंने मुंबई का इस्तेमाल किस तरह से किया। अब देखिए मुंबई क्या है बेसिकली, इतिहास में अगर हम जाएं तो 1534 से पहले गुजरात के सुल्तान थे बहादुर शाह, उनका इसके ऊपर शासन था। लेकिन 1534 में एक संधि होती है, उसके तहत ये हिस्सा पुर्तगालियों के अधिकार में चला जाता है। तब से लेकर इस पर पुर्तगालियों का लगातार शासन बना रहा। जब अंग्रेज भारत आए तो उनको भी लगा कि ये जो द्वीप है छोटे छोटे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली मुंबई 7 द्वीप है छोटे छोटे, अगर आप यहाँ देखेंगे इस मैप के अंदर तो 1 2 3 4 5 6 और 7 छोटे छोटे द्वीप थे। तो अंग्रेजों को लगा कि ये द्वीप हमारे लिए भी बड़े महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो ये विवाद चलता रहा उस पर कब्जा करने का। अंग्रेजों ने चाहा हम कब्जा कर रहे हैं, पुर्तगालियों ने उसको अधिकार दिया नहीं उसके ऊपर। तो ये विवाद इनके बीच में काफी लंबे समय तक चलता रहा। फिर इस विवाद को सुलझाया कैसे गया, ये बड़ा रोचक है। 1661 की बात है, पुर्तगालियों की जो राजकुमारी थी कैथरीन, उसका विवाह तय कर दिया जाता है ब्रिटिश के राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ। और उसके साथ ही अब रिश्तेदार हो गए, तो सारा पुर्तगालियों ने भी झगड़ा छोड़ दिया और पुर्तगालियों ने ये जो मुंबई के द्वीप थे ये उस चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दे दिए। उसके बाद इसके ऊपर अंग्रेजों का अधिकार हो गया और बाद में उस चार्ल्स द्वितीय ने ये जो मुंबई के आइलैंड्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए, व्यापार करने के लिए लीज पर दे दिए। उसके बाद आजादी तक फिर इस पर अंग्रेजों का ही अधिकार रहा। अब अंग्रेजों ने क्या किया, छोटे छोटे 7 आइलैंड थे, इन 7 आइलैंड्स के बीच में गहराई बहुत कम है और चूंकि यहाँ पथरीला धरातल है नीचे की तरफ जो समुद्र का हिस्सा है, तो वहां उन्होंने क्या किया, बीच में मलबा डाल के पूरे 7 महाद्वीप इन द्वीपों को मिलाकर पूरा एक प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया। तो उसको आज हम कहते हैं मुंबई, पूरा मुंबई कहलाता है, जबकि पहले छोटे छोटे वो 7 आइलैंड थे जिनको ये मर्ज कर दिया गया। और उसके बाद तो फिर मुंबई का ऐसा विकास अंग्रेजों ने भी बहुत यूज किया। आजादी के बाद भी हम देखें तो वर्तमान में तो मुंबई को हम आर्थिक राजधानी कहते हैं, इतना उद्योग धंधों का यहाँ पर विकास हो गया क्योंकि आदर्श कंडीशन है, पास में बंदरगाह है, पीछे बहुत ज्यादा मुंबई के अंदर और आसपास के में कच्चा माल अवेलेबल है, तो बहुत विकास यहाँ पर फिर बाद में हुआ। और इसी के साथ चेन्नई बंदरगाह की बात करें, चेन्नई तो भारत का सबसे पहला बंदरगाह था जो बहुत बड़ा बंदरगाह। उसके बाद कोलकाता की बात करें तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां पर विकास शुरू कर दिया। अब मुंबई के बाद में फिर अगर इधर की तरफ हम ईस्ट की तरफ पहुंचे तो वहां 1651 में हुगली नदी के किनारे पर पहली एक फैक्ट्री उस रीजन में स्थापित की। और वहां पर एक गांव था कालिका था, उस गांव का नाम था। उस गांव के आसपास उन्होंने एक फोर्ट बनाया और वो भी एक फैक्ट्री की तरह वहां सामान इकट्ठा करके बेचने लगे। बाद में उसी कालिका था गांव से फिर उसको कैलकाटा कहा गया और आजकल हम उसको कोलकाता कहते हैं। और फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी ही वहां बना दी गई कोलकाता के अंदर, जो फिर 1911 तक राजधानी रही। 1911 में फिर हमने दिल्ली बना दिया गया उसको। उसके बाद पहली कोल फैक्ट्री, क्योंकि उद्योग धंधों की स्थापना करने के लिए एनर्जी चाहिए थी, उसमें कोयला था, तो पहली कोयला फैक्ट्री
1774 में रानीगंज के अंदर, यहाँ वेस्ट बंगाल के अंदर ये जगह है रानीगंज, पिछले वीडियोस में भी हमने इस पर बात की थी। तो ये यहाँ पर पहली कोल फैक्ट्री, कोल माइन इन्होंने शुरू की जो कमर्शियल लेवल पर थी। उसके बाद इंडिया में पहली ट्रेन हम जानते हैं मुंबई और थाना के बीच में, वो भी अंग्रेजों ने चलाई थी, 16 अप्रैल 1853 की बात है। उसके बाद में पहली जो टेक्सटाइल मिल है वो बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग मिल बॉम्बे के अंदर ही स्थापित हुई, क्योंकि पहले इसको बॉम्बे कहा जाता था मुंबा देवी के नाम पे, तो बॉम्बे इसको पहले कहा जाता था, पुराना नाम जो है, फिर बाद में मुंबा देवी के नाम पे मुंबई भी कर दिया गया। तो 1854 में वहां पहली मिल लगी। हालांकि भारत में कपड़ा मिलों की पहले भी कुछ प्रयास हुए लेकिन वो असफल रहे। इसके बाद पहली सीमेंट फैक्ट्री मद्रास में 1904 में लगी, हालांकि ये फैक्ट्री भी बंद हो गई थी, असफल रही। पोरबंदर के अंदर जो 1914 में सीमेंट फैक्ट्री लगी उसको हम सफल सीमेंट फैक्ट्री मानते हैं। फिर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना, इसको हम टिस्को कहते हैं, 1907 में बिहार के साकची नामक जगह पे इसको स्थापित किया गया था। वर्तमान में ये जगह झारखंड के अंदर है और इसको जमशेदपुर कहा जाता है, जमशेद जी टाटा के नाम पे। इसके बाद का जो है वो 1911 में पहली फ्लाइट चली जो कमर्शियल एस्पेक्ट पर चलाई गई थी, इलाहाबाद और नैनी के बीच में यमुना नदी के आर पार वो डाक पहुंचाने का काम किया गया था। फिर पहली हम अगर पैसेंजर फ्लाइट की बात करें तो 1920 में वो मुंबई और कराची के बीच में चली थी। कराची आजकल पाकिस्तान में है लेकिन उस समय भारत में ही था। फिर 1948 आजादी के बाद की कहानी हम शुरू करें तो 1948 में 1948 उसमें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन लेके आई भारत सरकार। उसके बाद में पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई 1951 से। 1951 से 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना थी, उसमें हालांकि एग्रीकल्चर को 27% शेयर दिया गया था, इंडस्ट्री को केवल 5% ही मिला, तो बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन सेल की स्थापना की थी 1954 में, वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो ये पहली पंचवर्षीय योजना में हुआ। उसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना आती है जो 1956 से 61 तक चलती है, और ये पंचवर्षीय योजना भारत में औद्योगिक विकास के लिए नींव का पत्थर साबित हुई। उसका रीजन ये था कि लगभग कुल बजट का 24% हिस्सा उद्योग धंधों के विकास पर लगाया गया, और इसमें 3 बड़ी फैक्ट्रियां लगाई, कारखाने लगाए गए, जिसमें से भिलाई, राउरकेला और दुर्गापुर, ये तीनों आयरन एंड स्टील कंपनी है। और आपको पता होना चाहिए कि लौह और इस्पात उद्योग किसी भी देश के विकास के लिए सबसे आवश्यक इंडस्ट्री है, और ये तीनों उद्योग आप यहाँ इस मैप में देख सकते हो। यहाँ भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर, राउरकेला ओडिशा और ये दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। इन तीनों कंपनियों की वजह से, फैक्ट्रीज की वजह से भारत में उद्योग धंधों का विकास बहुत तेज गति से हुआ। हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों फैक्ट्रियां नींव का पत्थर है भारत में औद्योगिक विकास करने के लिए, और टाटा पहले से काम कर ही रही थी। इसी तरह से हम अगला डेवलपमेंट अगर देखें तो वो बहुत ज्यादा होता रहा और आज का सिनारियो हमारे सामने है। अगर आज हम भारत में भारत की इकोनॉमी जो जीडीपी है उसमें इंडस्ट्री का योगदान देखें तो 23.52% है 2020 के आंकड़ों के हिसाब से, जबकि सर्विस सेक्टर का भी 49% हम मान सकते हैं ऑलमोस्ट, और एग्रीकल्चर का लगभग 18% के आसपास इसका योगदान है। तो आज इंडस्ट्री के महत्व को हम भारत में अपने आप समझ सकते हैं, लगभग 23% जीडीपी में रोल इसका वर्तमान में है। अब हम भारत सरकार के कुछ स्टेप्स देखते हैं कि उन्होंने आजादी के बाद ऐसे क्या स्टेप उठाए जिससे औद्योगिक विकास तेज गति से हो सकता है। सबसे पहली बात हम देखेंगे 1948 में आजादी के तुरंत बाद ही इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसका काम था औद्योगिक विकास करना। उसके बाद हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत सरकार ने 1948 में ही लॉन्च की। उसके बाद इसमें अमेंडमेंट चलते रहे 1956, 1973, 1977, 1980, 1991, 2017 तक ये लगातार इंडस्ट्री पॉलिसीज नई अमेंडमेंट के साथ में नई पॉलिसीज आती रही। अभी भी इनमें संशोधन हो रहे हैं, 2020 में भी कुछ संशोधन इसके अंदर है, 18 में भी, 19 में भी, तो लगातार जारी है इसमें संशोधन का जो काम है। फिर क्या होता है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट आता है, इसको आईडीआरपी कहते हैं। ये 1951 में 1951 में इसको लाया गया, और इसके साथ ही इसमें 1953 में कुछ संशोधन किए गए, और अभी लास्ट 2016 में भी इसमें कुछ संशोधन किए गए। और ये सारे कानून, नियम, पॉलिसी जो है सब औद्योगिक विकास के लिए ही भारत सरकार ने। फिर पंचवर्षीय योजनाओं का दौर शुरू होता है। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आई जो 2017 तक चली। 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अंतिम थी 2017 में वो, और उसके बाद नीति आयोग बना दिया गया। तो इन सारी पंचवर्षीय योजनाओं में किसी न किसी योजना में उद्योग धंधों का भारत के अंदर प्रचुर विकास जो है वो किया गया, और उस पर प्रयास भी किए गए। फिर एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है इस 91 की पॉलिसी में, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी 91 थी। उस समय भारत में वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने। इन्होंने एक नया मॉडल भारत में लाया, उस मॉडल को हम शॉर्ट में कहते हैं एलपीजी,
इसका मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। हिंदी में हम कहते हैं उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। अब लिबरलाइजेशन का मतलब यह है कि जो बाहर की कंपनियां हैं, दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उनको सबको इजी तरीके से फैक्ट्रियां कारखाने स्थापित करने की छूट दी जाए, ज्यादा शर्तें नहीं लगाई जाए, ज्यादा उनको कॉम्प्लिकेट नहीं किया जाए। प्राइवेटाइजेशन में भी निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए। और ग्लोबलाइजेशन का मतलब है भारत की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ में जोड़ दिया जाए, ताकि भारत में जितनी भी चीजें बनी है वो दुनिया में कहीं भी जाके बिक सके, और दुनिया में कहीं और चीजें बन रही है तो वो भारत में आके बिक सके। इस तरह का मॉडल मनमोहन सिंह जी ने इंडिया में लॉन्च किया, इसको एलपीजी के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम अगर व्यापारिक संगठनों की बात करें तो हम गेट के तो मेंबर 1948 से ही थे, लेकिन ये संस्था ठीक से काम नहीं कर रही थी, तो गेट को समाप्त करके उसकी जगह 1995 में डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, उसकी स्थापना की। और भारत इसकी स्थापना करने वाले देशों में ही सम्मिलित था। तो वो भी एक व्यापार को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था भारत सरकार का। इसके बाद में सन 2005 की बात करें तो हमने, यानी कि भारत सरकार ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन अधिनियम लाए, और इसमें क्या किया गया कि भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई किए जाएं जिसमें औद्योगिक विकास की संभावना ज्यादा है, और फिर इस पूरे एरिया को हम औद्योगिक विकास के लिए ही यूज करें, उद्योग धंधों के लिए ही यूज करें। मैं थोड़ा बाद में इस पर और चर्चा करूंगा। उसके बाद 2006 में हम ब्रिक के सदस्य बने। यहाँ ब्रिक शब्द का मतलब है ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना। इन चारों देशों ने मिलकर 2006 में एक संगठन बनाया जिसका नाम ब्रिक है। हालांकि ये कंसेप्ट तो बहुत पुराना है, लेकिन इसने फॉर्मल तरीके से काम करना 2006 में शुरू किया, और 2009 में इसका पहला जो सम्मेलन हुआ उच्च स्तरीय, वो रसिया में हुआ था 2009 में। और 2010 में इसमें एक और देश जुड़ जाता है, साउथ अफ्रीका, तो फिर वो ब्रिक की जगह ब्रिक्स बन जाता है। ये ब्रिक्स जो है उस संगठन पे पूरी दुनिया की नजरें हैं। उसका रीजन ये है कि दुनिया की 41% जो पॉपुलेशन है, जो सबसे बड़ा मार्केट है, वो इन ब्रिक्स देशों के पास है। 41% पॉपुलेशन, आधे से कुछ कम हम मान लीजिए, लगभग 29% एरिया है इन पांचों देशों के पास में। दुनिया की जो जीडीपी है उसका 24% हिस्सा इन्हीं देशों के द्वारा आता है, और दुनिया में जो व्यापार हो रहा है उसका 16% हिस्सा इन्हीं 5 देशों से हो रहा है। तो इसलिए ब्रिक्स बहुत बड़ा संगठन वर्तमान में है, और भारत इसका मेंबर है, जो कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और जो विकास के लिए भारत इसके साथ जुड़ा। 2006 के अंदर ही एक नया संगठन हमारे सामने आता है, वो साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको हम साफ्टा कहते हैं। दक्षिणी एशिया के 8 ही देश इसके मेंबर है, जिसमें अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, भारत है, नेपाल है, भूटान है, उधर म्यांमार, फिर उसके बाद में भूटान के बाद में बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये 8 ही देश इसके मेंबर हैं, और इन 8 देशों ने मिलकर इस रीजनल व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सारा काम किया, जिसको हम साउथ एशिया कहते हैं। 2006 से ये संगठन भी काम कर रहा है, तो भारत इसका भी मेंबर है। उसके बाद भारत सरकार ने 2007 में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस की स्थापना की। उसका रीजन ये था कि छोटे जो उद्योग है, लघु उद्योग है, मीडियम साइज के जो उद्योग धंधे हैं, उनको बढ़ावा देना। इसके बाद हम देखें 2010 से लेके 2017 तक लगातार, और उसके बाद अभी भी उसमें संशोधन होते जा रहे हैं, लगभग 20 में भी नहीं आई। पॉलिसी का नाम है कंसोलिडेटेड एफडीआई पॉलिसी। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी व्यापार है उसका सीधा निवेश, बिना रोक टोक, ज्यादा उसमें नियम शर्तें, कानून शर्तें नहीं लगाई जाए, उसको कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अभी जो लेटेस्ट सरकार है हमारी, उसका तो उस पर बहुत ज्यादा फोकस रहा तो समय तक। तो ये एफडीआई पॉलिसीज जो है वो 2010 से हमारे अंदर आना, भारत के अंदर शुरू हुई, और वो लगातार संशोधन के साथ हर साल ही कुछ न कुछ इसके अंदर हो ही रहा है। इसके बाद नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई 2011 में। इस पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य रखा गया था कि अगले दशक में, यानी कि एक दशक में, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है उसका भारत की जीडीपी में 25% रोल होना चाहिए, ऐसा ऐसा उद्देश्य रखा गया। और अभी मैंने 2020 में आपको बताया वो 23% तक पहुंच चुका है, तो बहुत हद तक हमने ये हासिल भी कर लिया है। और साथ ही साथ 100 मिलियन व्यवसाय रोजगार देने की बात भी इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी के अंदर की गई थी। साथ ही अगला 2014 के अंदर मेक इन इंडिया प्रोग्राम भारत सरकार ने लॉन्च किया, जिसका मूल उद्देश्य था कि भारत के अंदर चीजों को बनाया जाए। अमूमन अभी तक क्या होता आ रहा था कि जो जो विकसित देश है वो भारत से कच्चा माल उनके देशों में ले जाते हैं, वहां सामान बनाते हैं, और वही सामान वापस भारत में लाके बेच देते हैं। तो भारत सरकार ने फिर कहा कि नहीं, आप अपने देशों में मत बनाइए, हमारे यहाँ फैक्ट्री स्थापित करिए, हमारे यहाँ ही ये चीजें बनाइए, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, टेक्नोलॉजी भारत में आएगी। 2014 से ये भी चल रहा है। फिर 2015 में एक नई और नीति बनाई गई जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया।
तो उसको हम कहते हैं शॉर्ट में नीति आयोग। अब पहले मैंने आपको कहा कि 1951 से लेकर 2017 तक तो हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजनाएं चलती थी, अब वो बंद कर दी गई, उसकी जगह ये शुरू किया गया है नीति आयोग। तो पहले जो योजना आयोग काम कर रहा था वो अब नीति आयोग काम कर रहा है। अब ये 2015 में बना है, अभी इसमें काम शुरू ही किया है, तो इसके अचीवमेंट्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अच्छा काम वर्तमान में हो रहा है। और अंतिम बात हम 2020 की करेंगे, जिसमें सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन शुरू किया गया। आपने इस तरह की इमेजेस देखी होगी, आत्मनिर्भर भारत कहते हैं इसको। यानी कि अभी कोविड में जैसे हमने देखा कि दुनिया में सारा व्यापार ठप हो गया, दूसरे देशों की फैक्ट्रियां भी बंद हो गई, हमारे यहाँ जो सामान आ रहा था वो सारा बंद हो गया, तो हमारे कई उद्योग धंधे ठप हो गए। तो अब भारत सरकार का मोटो यह है कि हमें किसी भी चीज के लिए बाहर के देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़े। तो उसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने यहाँ बनाएं, सभी तरह की चीजें बनाने की कोशिश करें, ताकि हम आत्मनिर्भर हो जाए, हमारी निर्भरता किसी और पर नहीं हो। तो उसके लिए आत्मनिर्भर भारत कैंपेन जो है वो शुरू किया गया है। ये सारे काम भारत में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए किए गए हैं समय समय पर भारत सरकार द्वारा। और भी बहुत सारे काम भारत सरकार द्वारा किए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ कुछ जो इम्पोर्टेंट थे उनको यहाँ सिंबल किया है। अब भारत में एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बनाए गए थे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ताकि हमारी जो चीजें हैं वो दुनिया के दूसरे देशों में पहुंचे और हमारा जो व्यापार है, हमारे जो उद्योग धंधे वो बढ़े। तो इस तरह के जो जोन बनाए गए थे वो दो तो गुजरात के अंदर, इसमें कांडला और सूरत, एक महाराष्ट्र में सांता क्रूज के नाम से, कोचीन केरला के अंदर, चेन्नई तमिलनाडु, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फाल्टा ये वेस्ट बंगाल के अंदर, और नोएडा उत्तर प्रदेश में। ये सारे तो तटवर्ती क्षेत्र में है, लेकिन ये एक इंलैंड है। अब इन सब का काम यही है कि भारत की जो चीजें हैं उनको बाहर भेजना और उनका निर्यात बढ़ाना, ताकि भारत में उद्योग धंधों का विकास बहुत तेज गति से हो। उसके बाद में इन सभी ईपीज को स्पेशल इकोनॉमिक जोन में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको, 2005 में आया था। लेकिन क्यों स्थापित किया गया था, ये एक्ट क्यों लाए थे? फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ द सेज, सेज की स्थापना करना, सेज का विकास करना, सेज का प्रबंधन करना। सेज है क्या? कोई ऐसे क्षेत्र आइडेंटिफाई करने जिसमें उद्योग धंधों के विकास की ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, और फिर उस पूरे क्षेत्र में उद्योग धंधों की स्थापना के लिए ही काम किया जाए, उसको हम सेज कहते हैं। और ऐसा 2005 से भारत में हो रहा है। मार्च 2022 तक भारत में 268 सेज ऑपरेशनल कंडीशन में वो चल रहे हैं। तो आप देखिए कितना विकास हमने किया है। और साथ ही जून 2022 के आंकड़ों पर बात करें तो 425 सेज को अप्रूवल मिल चुकी है, मतलब इनके ऊपर और काम हो रहा है। 268 तो काम कर ही रहे हैं और इतनों को अप्रूवल मिल चुकी है, तो ये भी बहुत जल्दी ही बना दिए जाएंगे। इन सब सेज का काम है औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना, एक तरह से डायरेक्टली हम कहें, ताकि ये निर्यात बहुत ज्यादा बढ़ता रहे भारत का। अब हम थोड़ी बात करेंगे कि कारखाने जो है, फैक्ट्रीज जो है, उनकी स्थापना में कौन कौन से कारक बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। कि फैक्ट्री हर कहीं तो लगाई नहीं जा सकती, हर उद्योग का विकास हर जगह नहीं किया जा सकता, तो कौन सी फैक्ट्री कहाँ लगाई जानी चाहिए, उसके कुछ फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स को हम 5 भागों में बांट सकते हैं: ज्योग्राफिकल यानी कि भौगोलिक फैक्टर, इकोनॉमिकल आर्थिक फैक्टर, पॉलिटिकल राजनीतिक फैक्टर, टेक्निकल तकनीकी फैक्टर, और हिस्टोरिकल ऐतिहासिक फैक्टर इसको हम कहते हैं। एक एक को लेकर हम थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है, उसमें सबसे पहला है रॉ मटेरियल, कच्चा माल हम कहते हैं। कोई भी फैक्ट्री, जैसे हम लोहा इस्पात स्टील बनाना है तो लोहा चाहिए, कच्चा माल लोहा होगा। हमें कपड़े बनाने हैं तो कपास या ऊन, वो कच्चा माल होगा। हमें शक्कर बनानी है तो गन्ना कच्चा माल होगा। तो इस तरह की जो चीजें रॉ मटेरियल है वो हमारे पास में होना चाहिए। आसपास जितना निकट होगा फैक्ट्री के रॉ मटेरियल, उतना ही सस्ता पड़ेगा। दूर से लाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी, महंगा पड़ेगा, महंगी चीजें लोग खरीदते नहीं है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन का साधन चाहिए कच्चे माल को फैक्ट्री तक पहुंचाने के लिए, और फैक्ट्री में जो माल बना है उसको वापस मार्केट तक, लोगों तक पहुंचाने के लिए परिवहन के साधनों की आवश्यकता पड़ती है। परिवहन के साधन सड़क भी हो सकता है, रेल भी हो सकता है, हवाई जहाज भी हो सकता है, जल परिवहन भी हो सकता है, कई तरह के साधन हो सकते हैं। लेबर, पहले जमाने में जब ज्यादा मशीनें नहीं थी तो इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन आज के जमाने में अगर हम देखें तो मशीनों ने ज्यादातर रोल अपने हाथ में ले लिया है। पर फिर भी लेबर के बिना तो नहीं चल सकता, मशीनें चलाने के लिए तो लोग चाहिए। तो फैक्ट्री के आसपास अगर गांव हो, कोई ऐसा सेंटर हो जहां लेबर बहुत ज्यादा मिल जाए तो अच्छा रहेगा। दूर से लेबर लाने पर उसका खर्चा जो है वो ज्यादा आता है। उसके बाद में पावर, बिजली। पहले जमाने में कोयला, अब आजकल तो बिजली के बहुत सारे साधन आ गए हैं, लेकिन कोई न कोई फैक्ट्री के आसपास पावर के लिए हमारे पास चीज होनी चाहिए, चाहे वो कोयला हो, जल विद्युत हो, कुछ भी हो। पानी होना चाहिए। हर फैक्ट्री को किसी न किसी तरह से पानी की जरूरत पड़ती है, किसी में ज्यादा पड़ती है, किसी में कम पड़ती है, लेकिन पड़ती जरूर है। कुछ नहीं तो मशीनों को तो ठंडा रखना ही पड़ता है।
तो इसके लिए अगर अच्छा है, किसी नदी के किनारे, किसी झील के किनारे है, कोई वाटर बॉडी है, उसके किनारे पर अगर फैक्ट्री है तो वो पानी दूर से नहीं लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो दूर से पानी लाना पड़ेगा। क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए। कुछ कुछ व्यवसायों के लिए क्लाइमेट सीधा सीधा इफेक्ट करता है। अब जैसे हम केरल जैसे गर्म स्थान पे हम अगर ऊनी कपड़े बनाने की फैक्ट्री लगाएंगे तो वहां कोई खरीदेगा नहीं। तो ये हमें देखना पड़ेगा। कई सारे ऐसे व्यवसाय आप देखिए जो सीधे क्लाइमेट से जुड़ते हैं। तो क्लाइमेट कैसा है आपका, जैसे कपड़ा उद्योग है, कपड़ा उद्योग को अगर हम तटवर्ती क्षेत्र पे लगाएंगे तो वो नेचुरल नमी उसको मिल जाती है। और अगर वो कपड़ा इंडस्ट्री जो है वो कहीं दूसरी जगह लगती है तो उसमें क्या होता है, समुद्र के तट पर तो उसमें ह्यूमिडिटी चाहिए ज्यादा, तो वो नेचुरली ह्यूमिडिटी मिलती नहीं है, तो आर्टिफिशियल ह्यूमिडिटी तैयार करनी पड़ती है, उसमें फिर बहुत ज्यादा खर्चा आता है। तो कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं उसमें क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। साथ ही मार्केट, अगर हम सामान बना रहे हैं तो बना क्यों रहे हैं, किसी न किसी बाजार में बेचना है, तो फैक्ट्री के आसपास अगर एक बड़ा मार्केट हो तो वो वहीं पे बिक जाएगा। नहीं तो जितना दूर ले जाके सामान बेचेंगे उतना ही ज्यादा खर्चा बढ़ता जाता है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, चीजें महंगी बिकती है और महंगी चीजें खरीदते नहीं है लोग ज्यादातर। तो ये सारा भौगोलिक कारक है। इसके अलावा हम इकोनॉमिक कारक की बात करें तो कैपिटल, पैसा होना चाहिए, उसके बिना तो उद्योग धंधे लग नहीं सकते। चीप लैंड, वो कारखाना एक बहुत बड़ी जमीन पर लगता है, छोटी जमीनों पे कारखाने बहुत छोटे छोटे होते हैं, बड़े कारखाने ज्यादा उत्पादन करते हैं तो वो ज्यादा जमीन चाहिए। उस वो सस्ती होगी तो उद्योगपति को फायदा होगा और आसानी से वो अपने उद्योग स्थापित कर सकेगा। इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपतियों की जरूरत होती है उद्योग स्थापित करने के लिए। अब इन उद्योगपतियों के लिए लोन देने के लिए बैंक की भी जरूरत पड़ती है हमको, तो वो आसानी से मिलते हैं नहीं मिलते हैं। और साथ ही इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती है, बीमा, क्योंकि उद्योगपति रिस्क है एक तरह का उद्योग स्थापित करना, तो वो इंश्योरेंस होता है तो रिस्क लेने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। पॉलिटिकल में हम देखेंगे गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसी है, सरकार की नीतियां कैसी है, वो किन उद्योगों को बढ़ावा देना चाहती है, किन उद्योगों को वो डिमोरलाइज करना चाहती है, वो चाहती भी है उद्योग धंधे या नहीं चाहती, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज पर डिपेंड करता है। साथ ही टैक्स क्या है, टैक्स प्रणाली, कुछ उद्योगों को अगर वो सरकार पसंद नहीं करेगी, भारी टैक्स लगाएगी, किन वस्तुओं पे ज्यादा टैक्स है, किन पे कम टैक्स है, कम टैक्स वाले उद्योगपति ज्यादा उस पर इंटरेस्ट लेता है, ज्यादा टैक्सेस होते हैं तो कम इंटरेस्ट लेता है उद्योगपति। गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी क्या है, सरकारें बार बार बदल रही हैं या एक ही तरह की सरकार चल रही है, बार बार बदलने वाली सरकारों के एजेंडे अलग अलग होते हैं, फिर बार बार वो सब चेंज होता रहता है पूरा सेटअप, तो उद्योगों को उससे नुकसान पहुंचता है। शांति है या नहीं है देश में, अंदरूनी और बाहरी शांति, अभी जैसे आप यूक्रेन में देख रहे हैं, सारा उनका ठगाई खत्म हो गया, जितने उद्योग धंधे सब चौपट हो गए, तो शांति है या नहीं है। जैसे भारत और पाकिस्तान विवाद चलता रहता है, भारत चाइना विवाद चलता रहता है, तो शांति वाले देशों में उद्योग धंधे अच्छे हैं, और अगर युद्ध जैसी और ऐसी परिस्थितियां आती है तो उद्योगों को नुकसान होता है। इंटरनेशनल रिलेशनशिप कैसी है हमारी दूसरे देशों के साथ, अब जैसे पाकिस्तान के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है तो व्यापार भी उतना नहीं होता, लेकिन अगर हम रूस के साथ बात करें, जापान के साथ अच्छा रिलेशन है तो व्यापार भी अच्छा होता है, तो फिर उसी हिसाब से विकास भी होता है इंडस्ट्री के अंदर। टेक्निकल में हमने तकनीकी चाहिए, क्योंकि उद्योग धंधे हैं उसमें सब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो वो हमारे पास होनी चाहिए। इंजीनियर्स होने चाहिए जो इन सारी तकनीकी के साथ में वो काम कर सकें। साथ ही साइंटिस्ट होने चाहिए जो नए नए रिसर्च कर सकें, नई मशीनें बना सकें, नया कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकें, वो सारे लोगों की जरूरत हमें इसमें पड़ती है। और एक हिस्टोरिकल कारक है, इतिहास में क्या हुआ, जैसे हम अभी मुंबई और चेन्नई कोलकाता की बात करें तो अंग्रेजों ने यहाँ अपने हितों को देखते हुए यहाँ विकास कर दिया था, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया था। अब आजादी के बाद हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो तुरंत ही विकास करना था, तो अभी भी देखिए आप, चेन्नई अच्छा विकास करके, मुंबई कोलकाता इनका अच्छा विकास उद्योगों में। लेकिन जैसे हम झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे स्टेट्स को देखेंगे, यहाँ अंग्रेजों ने कोई विकास ज्यादा नहीं किया था, तो वो आजादी के बाद नए सिरे से शुरू होना पड़ा उनको, तो वो अभी भी पिछड़े हुए हैं औद्योगिक स्थिति में अगर हम देखेंगे। तो हिस्ट्री, इतिहास में किस स्थान पर क्या होता है वो भी उद्योग धंधों को प्रभावित करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो किसी कारखाने को प्रभावित करते हैं, वो कहाँ लगेगा। सिंपल एक शब्द में हम कहें कि ये जो फैक्टर है वो जितने ज्यादा पॉजिटिव होंगे एक स्थान पर, उतना ही फैक्ट्री लगाना आसान है, और जितने नेगेटिव होंगे उतना आसान नहीं होगा। और उसमें ये ज्योग्राफिकल फैक्टर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिलजुल कर किसी भी फैक्ट्री की लोकेशन को तय करते हैं। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि किसी भी देश के लिए जो ये उद्योग धंधे हैं उनके इकोनॉमिक ग्रोथ में इनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उद्योग धंधे नहीं होंगे तो हमारे जो रिसोर्सेज पड़े रहेंगे उनका यूज नहीं हो पाएगा, तो उनसे फायदा कुछ नहीं मिलेगा हमें। दूसरा, ऑप्टिमम यूज ऑफ रॉ मटेरियल, हम जो रॉ मटेरियल पैदा करते हैं एग्रीकल्चर से, वनस्पति से या किसी भी तरह से, उद्योग धंधों में जाने से वो उपयोगी बन जाते हैं, उन चीजों का निर्माण हो जाता है, तो उसका ऑप्टिमम यूज हो जाता है, अनुकूलतम उपयोग हो जाता है, अदरवाइज वो सब पड़े रहेंगे।
साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमारे देश में जैसे जैसे औद्योगिकरण बढ़ेगा, साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी और वो विकास होता जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का विकास होगा, ये दोनों पैरेलल ही चलते हैं। उद्योग धंधों का विकास अगर हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के साधनों का विकास अपने आप ही यहाँ पर आप देख सकते हो, इन सब चीजों की हमें जरूरत पड़ती ही है। उसके बाद कैपिटल फॉर्मेशन, हमारा पूंजी निर्माण होता रहता है, लगातार हमारा कैपिटल जो है वो बढ़ता रहता है। इसी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड, हम जितना सामान ज्यादा उत्पादित करेंगे उतना ज्यादा बिकेगा, तो हमारा जो इंटरनेशनल व्यापार बढ़ेगा और उससे इकोनॉमी ग्रोथ होगी। ऑलेवेशन ऑफ पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी और बेरोजगारी को इससे हमें छुटकारा मिलेगा। जैसे जैसे उद्योग बढ़ते जाते हैं, रोजगार बढ़ते जाते हैं, तो गरीबी भी इससे कम होती है। हम चाहे नेशनल इनकम की बात करें या प्रति व्यक्ति आय की बात करें, उद्योग धंधों से ये भी बढ़ती जाती है। फिर है साइन ऑफ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हम कहते हैं सोशल चेंज होते रहते हैं, जीवन स्तर बढ़ता रहता है, जीवन में नई नई चीजें आती रहती है, तो ये भी उद्योग धंधों के साथ में पॉजिटिव एस्पेक्ट है। सेल्फ रिलायंस इन प्रोडक्शन, हम जैसे जितना ज्यादा उद्योग धंधों का विकास करेंगे हम आत्मनिर्भर बनते जाएंगे, हमारी दूसरे देशों पर डिपेंडेंसी कम होती जाएगी, तो ये भी इसका एक फायदा है। अर्बनाइजेशन बढ़ता जाता है उद्योग धंधों के साथ साथ में, नगरीकरण, और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आजकल एक प्रमुख सेक्टर बन गया है। सर्विस सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है देश के लिए, और ये भी एक मेजर सेक्टर, हम कहें दूसरा बड़ा सेक्टर वर्तमान में बन गया, तो इकोनॉमी का अपना एक इम्पोर्टेंस है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो हमारी इकोनॉमी को इंडस्ट्री के साथ साथ ग्रोथ करती है। अब हम कुछ प्रॉब्लम्स और देख लेते हैं कि भारत में उद्योग धंधों के विकास में क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। सबसे पहली समस्या तो ये थी कि हम लगभग 200 साल तक तो अंग्रेजों के चंगुल में रहे, उससे पहले हम मुगलों के चंगुल में थे। अंग्रेजों ने जहां जहां अपना हित देखा वहां तो डेवलपमेंट किया, लेकिन पूरे भारत में नहीं किया। तो आजादी के बाद हमें नए सिरे से इसकी शुरुआत करनी पड़ी। फिर बहुत सारे संसाधन है वो भी वो लूट के ले गए थे अपने साथ में, तो वो एक बड़ी समस्या हमारे साथ में रही। उसके बाद में पूर कैपिटल फॉर्मेशन, हमारे पास ज्यादा पूंजी नहीं है, अभी भी हम विकासशील देश की कैटेगरी में है, बहुत ज्यादा पैसा हमारे पास में नहीं है। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, सरकार क्या करती है, युद्ध हुए 3-4 युद्ध अब तक हमने इतिहास में लड़ लिए हैं, सरकारें इधर उधर बदलती रहती हैं, उसका प्रभाव हमें नजर आता है। टैक्स प्रणालियों का है वो नजर आता है, सारी जो इंडस्ट्रियल पॉलिसीज नीतियां आई उसका भी असर इसके ऊपर दिखाई देता है। बहुत प्रॉम्प्ट के साथ में ये काम बहुत ज्यादा अच्छे से हुआ नहीं भारत में, अभी अभी हम थोड़ा करने लगे हैं, तो उसका इफेक्ट भी हमें नजर आने लगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का काफी अभाव रहा, क्योंकि इतिहास में हम आजादी के तुरंत बाद देखें तो सड़कें थी नहीं, बिजली थी नहीं, संसाधन नहीं थे, स्कूल्स नहीं थे, चिकित्सा की सुविधाएं नहीं थी, पानी नहीं था, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी हमारी थोड़ी कमजोर रही, जो अब धीरे धीरे बढ़ाई गई है और वर्तमान में अच्छी स्थिति में पहुंच गए। प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस हमारा बहुत कमजोर रहा, चाहे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी की बात करें, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी की बात करें, वो हमारी सारी पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीनें, इतने स्किल लेबर नहीं होना, वो सारी वजह से परफॉर्मेंस हमारा डाउन रहता है, प्रोडक्टिविटी परफॉर्मेंस। गैप बिटवीन टारगेट एंड अचीवमेंट्स, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं की बात करें, हर पंचवर्षीय योजना में हमने कई सारे टारगेट्स रखे, लेकिन उनको अचीव हर बार नहीं किया जा सका और बहुत गैप रहा उसके अंदर। अगला प्रॉब्लम हम देखें, लैक ऑफ स्किल पर्सन, हमारे यहाँ एजुकेशन फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं थी पहले, व्यवसाय ओरिएंटेड जॉब जो हम कहते हैं, जो एजुकेशन हम कहते हैं, वो नहीं थी। अब आदमी ने एजुकेशन तो किसी और चीज के लिए और काम कुछ और कर रहा है, तो फिर वो उसका सदुपयोग नहीं हो पाता। तो ऐसा में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भारत सरकार ने इस पर फेस की और भारत ने फेस की। स्किल लेवल, आजकल ये बहुत सारे कोर्सेज चले, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज हम कहते हैं, तो अब धीरे धीरे ये सुधर रहा है। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, हम कहते हैं पूंजीपति व्यवस्था, कुछ देश के पूंजीपतियों के पास देश के ज्यादातर पैसे इकट्ठे हुए, पूंजी उन्हीं के पास है, ज्यादातर लोगों के पास कुछ है नहीं, कम लोगों के पास बहुत कुछ है। ये पूंजीवादी व्यवस्था भी भारत में विकसित हो गई थी। और फिर रीजनल इम्बैलेंस, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा विकास, कुछ क्षेत्रों में कम विकास। अभी जैसे हम देखते हैं पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, गोवा, केरला, ये कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा विकास हुआ। तो वहीं हम झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान, ऐसे कुछ स्टेट्स देखें, सेवन सिस्टर के स्टेट्स भी देखें, तो कम विकास है, इम्बैलेंस है, कहीं ज्यादा कहीं कम, जबकि होना ये चाहिए कि सब जगह एक जैसा विकास हो। इंडस्ट्रियल सिकनेस, मतलब हम औद्योगिक रुग्णता इसको हम कह सकते हैं, हमारे पास वही पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी मशीनें, कैपेसिटी, हम बहुत ज्यादा उत्पादन नहीं कर पाते हैं, ऐसा बहुत लंबे समय तक चला। वर्तमान में तो इन चीजों में थोड़ा सुधार आ रहा है। फिर है रेजिम ऑफ स्टेट कंट्रोल, अब ये क्या, उद्योग धंधे कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग हिसाब से काम करती है, दोनों सरकारें अलग अलग पार्टियों की होती है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो तालमेल नहीं बैठ पाता है एक तरह का, अगर हम देखें। फिर है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हमारी जितनी कैपेसिटी है उतनी हम चीजों का और लोगों का हम इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जितनी कैपेसिटी उसके हिसाब से हम उत्पादन नहीं कर पा रहे।
लॉस इन पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री, जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, जो सरकार की कंपनियां हैं, वो ज्यादातर लॉस में रहती हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है भारत के अंदर। और एनवायरमेंट पॉल्यूशन, कह रही है तो पूरी दुनिया भर की समस्या है, भारत के अंदर भी समस्या है। चाहे किसी भी तरह का पॉल्यूशन आप लीजिए, चाहे वायु प्रदूषण की बात हो, चाहे जल प्रदूषण की बात हो, ध्वनि प्रदूषण, सभी तरह के प्रदूषण भारत में इन उद्योग धंधों की वजह से वर्तमान में बढ़ रहे हैं। और इसीलिए हम वर्तमान में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, उसको उस पर काम करने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये भारत में विकास था। अब मैं फटाफट आपसे कुछ सवाल कर लेता हूँ। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन का पेटेंट किस वर्ष करवाया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कहाँ स्थापित की थी? भारत में पहली रेल कहाँ चलाई गई थी? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई? आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई? फाल्टा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? आप इन सारे सवालों के जवाब दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को एक बार फिर से देखकर इन सवालों के जवाब ढूंढ सकते हैं। आपने मेरा ये वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में और मिलेंगे, जब इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट के किसी और बिंदु पर बात करेंगे। तब तक आप अपने आसपास पेड़ों और पानी की रक्षा कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।